नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है अकाउंटेंसी के अंदर आधारभूत लेखांकन संकल्पनाएं। आधारभूत लेखांकन संकल्पनाएं क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। संकल्पनाएं कई बार आप बोल सकते हैं अवधारणाएं और इसकी परंपराओं के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे समाज की रीति रिवाज और परंपराएं होती है, वैसे अकाउंटिंग के अंदर भी उसकी परंपराएं उसकी अवधारणाएं होती है। उन अवधारणाओं को हम एक एक करके समझेंगे। कुछ अवधारणाओं पे मैंने बोर्ड पे लिखा है। सबसे पहली इकाई जो है, सबसे पहले जो अपनी अवधारणा जो है वो व्यापारिक इकाई ऑब्लिक प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा है। दूसरी अवधारणा है मुद्रा मापन अवधारणा। तीसरी है सतत व्यापार या चालू व्यवसाय अवधारणा, लेखांकन अवधि अवधारणा, लागत अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, आय वसूली अवधारणा, मिलान अवधारणा, वस्तुपरकता अवधारणा। ये हमारी जो है अवधारणा है, इनको बारे में हम पढ़ते हैं धीरे धीरे करके एक एक करके। तो सबसे पहले जो है व्यापारिक इकाई प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा के बारे में क्या है। नाम से स्पष्ट है, प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा है। व्यापारिक इकाई ये अवधारणा ये बोलती है कि व्यापार का स्वामी और व्यापार दो पक्ष है। सिर्फ व्यापार का स्वामी यानी मालिक, व्यापार का स्वामी और या मालिक एक ही हो गया, और व्यापार दो पक्ष है। व्यापार का स्वामी और व्यापार दोनों का अस्तित्व जो है वो अलग अलग होता है। व्यापार का स्वामी और व्यापार दोनों का अस्तित्व जो है वो अलग अलग होता है। ये अवधारणा ये बोलती है प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा। क्योंकि व्यापार का स्वामी जो व्यापार में जो पूंजी लेने जाता है तो वो एक प्रकार से व्यापार के लिए जो है वो लेनदार होता है। जब भी व्यापार बंद होगा तो उसको वो पूंजी प्राप्त करने का वो अधिकारी होगा, इसीलिए उसको एक लेनदार के रूप में इस अवधारणा के अंदर उसको माना जाता है। इसलिए दोनों का अस्तित्व जो है वो अलग अलग होता है। क्योंकि दोनों का अस्तित्व अलग है, इसलिए व्यापार का जो स्वामी होता है, मालिक जो होता है, उसकी व्यक्तिगत खर्चे और जो होते हैं उनका लेखा इस अकाउंटिंग अपने बिजनेस के अंदर नहीं किया जाएगा। अपने व्यक्तिगत खर्चों का जो है लेन देन नहीं किया जाएगा। ये दो अवधारणा। दूसरी अवधारणा है मुद्रा मापन अवधारणा। नाम से स्पष्ट है, मुद्रा मापन यानी मुद्रा में मापने योग्य। अकाउंटिंग जो है, लेखांकन जो है वो केवल उन्हीं लेन देनों का होता है जिनको हम जो है मुद्रा में माप सकते हैं। वे समस्त लेन देन जिनको मुद्रा में नहीं माप सकते उनका अकाउंटिंग नहीं हो सकता है। तो ऐसे व्यवहार जिनका मुद्रा में मापन संभव है, मुद्रा में मापा जा सकता है, उन्हीं का लेखा जो है वो किया जाता है। मुद्रा मापन अवधारणा ये बोलती है। जैसे मैं बोलता हूँ किसी कर्मचारी की गुणवत्ता जो है वो ईमानदार है, प्रतिनिष्ठ आदमी है, तो ईमानदार है, प्रतिनिष्ठ आदमी से व्यापार को लाभ हो रहा है, ये हो रहा है, तो लेकिन उसका अकाउंटिंग नहीं हो सकता क्योंकि उसको मुद्रा में हम मापन नहीं कर सकते। इसीलिए जो है ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं होता, मुद्रा में उसको व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए ईमानदारी का कोई लेखा नहीं किया जाता है। तो ये अपनों को एक अवधारणा ये बोलती है कि केवल लेखांकन के अंदर जो उन्हीं घटनाओं का लेखा किया जाता है जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है। जिन घटनाओं को मुद्रा में मापा नहीं जा सकता है उनका लेखांकन अकाउंटिंग में नहीं होता है। ये बोलती है मुद्रा मापन अवधारणा। तीसरी जो अवधारणा है सतत व्यवहार या चालू व्यवसाय अवधारणा। आज जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो ऐसा ये सोच के नहीं करते बिजनेस के साल भर करेंगे या 2 महीने करेंगे, 1 महीने करेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए करते बिजनेस। तो ये अवधारणा ये बोलती है, चालू व्यवसाय अवधारणा ये बोलती है कि बिजनेस जो है वो जीवन प्रयत्न जो है वो चलता रहेगा। आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कल मेरा बेटा बिजनेस करेगा, मतलब चलता रहेगा सतत रूप से, यानी निरंतर रूप से ये व्यापार जो है वो चलता रहता है। उसी को ध्यान में रखते हुए व्यापार में लेन देन किया जाता है। आपने देखा होगा बैंक भी जो है लोन देती है, कई बार आपको पता है तो 15-15 साल 20-20 साल के लोन देती है। वो किस आधार पर देती है कहने का मतलब, 15 साल बाद वो आदमी रहेगा या नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, बैंक को खराब हो जाएगा। तो यही वो ये सोच के देती है कि ये व्यापार जो है वो निरंतर चलता रहेगा, ठीक है, जीवन प्रयत्न चलता रहेगा। ये नहीं उसका फादर है, उसका बेटा है, कोई ना कोई संभालता रहेगा। ये अवधारणा बोलती है कि व्यापार जो है वो निरंतर चलता रहता है। ये अवधारणा बोलते हैं एक लंबी अवधि तक चलता रहेगा, ठीक है। इसी आधार पर लोग जो है उस कंपनियों में जो है या फर्म में बिजनेस में जो है लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। लोग उधार भी इसलिए देते हैं कि व्यापार जो लंबी अवधि तक चलता रहेगा, ऐसी ये अवधारणा बोलती है, चालू रहता है। लेखांकन अवधि,
अब लेखांकन अवधि एक लंबे समय तक व्यापार तो चलता रहता है, लेकिन एक निश्चित समय में उसकी आर्थिक स्थिति का ज्ञान करने के लिए एक निश्चित तरीका तो होगा, एक अवधि होगी, ताकि हम व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सके। तो लेखांकन अवधि में ही होता है कि निश्चित तारीख को जो है व्यापार का आर्थिक चिट्ठा या लाभ हानि खाता बनाकर जो है व्यापार की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है। लेखांकन अवधि के अंतर्गत यही होता है। अब है लागत अवधारणा। लागत अवधारणा के अंतर्गत क्या होता है कि व्यवसाय की संपत्तियों को जिस मूल्य पर प्राप्त किया गया है उसी मूल्य पर उसको दिखाना है। व्यवसाय की जो संपत्ति जो होती है, लागत अवधारणा एवं हमें ऐतिहासिक लागत, ऐतिहासिक लागत, लागत अवधारणा बोलती है कि जिस संपत्ति को जिस मूल्य पर हमने प्राप्त किया है उसी मूल्य को उसको व्यापार में दिखाना चाहिए। उस मूल्य में से जो है मूल्य ह्रास को जो घटा देना चाहिए, डेप्रिसिएशन को जो संपत्तियों के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है, फिक्स एसेट्स में जो है हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है, उसको लेस करने के बाद जो है मूल्य उसी मूल्य पर उसको जिस मूल्य पर प्राप्त किया है उसी मूल्य को जो है उसका लेखांकन किया जाना चाहिए, उसी मूल्य पर स्थिति विवरण या बैलेंस शीट में उसको दिखाया जाना चाहिए। और ये प्रक्रिया जो है वो अगले वर्ष भी यही चलेगी। संपत्ति का मूल्य उसमें मूल्य ह्रास को घटा दो, फिर जो बचेगा वो अगले वर्ष में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा मूल्य। तो संपत्ति को जिस मूल्य में प्राप्त किया उसी मूल्य पर ये जो है दिखाया जाना चाहिए। द्विपक्षीय अवधारणा, अगली अवधारणा जो है द्विपक्षीय अवधारणा। प्रत्येक व्यवहार के जो घटना घटती है उसको दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट एवं क्रेडिट। तो प्रत्येक व्यवहार जिसका लेखांकन किया जा रहा है उसको जो है वो उसके दो पक्ष प्रभावित होंगे। जैसे राम को 10,000 रुपए प्राप्त हुए, तो यहाँ राम को 10,000 रुपए प्राप्त हुए तो राम जो है वो पाने वाला है, तो राम का खाता हम नामे करेंगे और टू कैश हो गया कहने का मतलब। या हम ये बोल सकते हैं कि राम मोहन से 10,000 रुपए प्राप्त हुए, मोहन से 10,000 प्राप्त हुए तो हमारे पास कैश आ रही है, तो एक खाता तो होगा वो नामे होगा, डेबिट यानी नामे, और दूसरा जो है वो जमा हो जाएगा। तो मैंने एग्जांपल दिया कि सोहन से 10,000 रुपए प्राप्त हुए, तो यहाँ दो खाते हैं, एक तो नकद खाता है यानी कैश अकाउंट, दो खाते कौन से प्रभावित हो रहे हैं, एक तो कैश अकाउंट प्राप्त हो रहा है और सोहन से प्राप्त हो रहा है, तो एक सोहन अकाउंट हो जाएगा। तो ये दो खाते हैं, तो दोनों में से कोई एक खाता नामे होगा और एक खाता जो है जमा होगा। इसके बारे में हमने भी पढ़ा नहीं है कौन सा डेबिट होगा कैसा क्रेडिट होगा, इसके कुछ रूल्स है जनरल एंट्री के वगैरह जो है हम पालन करेंगे। तो इसको देखते हैं कि कैश अकाउंट जो है वो कैश से बात है तो हमेशा डेबिट होती है, तो कैश अकाउंट को जो हम जो है वो डेबिट कर देंगे, और सोहन से प्राप्त सोहन देने वाला है इसलिए क्रेडिट कर देंगे इसका खाता। तो ये अवधारणा बोलती है कि प्रत्येक व्यवहार के जो है वो दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों में उसका लेखा किया जाता है। तो ये प्रकार से जो है वो दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। ये अवधारणा जो है वो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर हमको पता है कि दोहरा लेखा प्रणाली यही बोलती है कि प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। किसी ने दिया है तो अगर हमने माल खरीदा है तो किसी ने माल बेचा होगा, कहने का मतलब जो है ये माल खरीदा है तो इसमें भी दो खाते जो है वो प्रभावित होंगे, इफेक्टिव होंगे। हम ये कह सकते हैं कि वेतन के 4,000 रुपए राम को चुकाए गए, तो यहाँ वेतन चुकाना और कैश नकद ये दो खाते हो गए। फिर कमीशन प्राप्त किया तो यहाँ पर भी कैश और कमीशन दो खाते जो है वो इफेक्टिव होंगे, तो दोनों पक्षों में उसका लेखा किया जाएगा। तो लेन देन के जो भी होंगे वो हम उसको दोनों पुस्तकों में हम लेखा करेंगे। ठीक है, माल क्रय किया है तो एक परचेज अकाउंट होगा और दूसरा जो है वो कैश या क्रेडिट खरीदा है तो एक खाता वो हो जाएगा। माल खरीदा तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हुए से, और कैश में खरीदा तो टू कैश होता है, या फिर उधार खरीदा तो संबंधित क्रेडिटर्स का नाम आता है कहने का। तो ये अवधारणा जो है वो द्विपक्षीय अवधारणा बोलती है। आय वसूली अवधारणा। अब आय वसूली अवधारणा ये बोलती है आय तभी मानी जानी चाहिए जब वो प्राप्त हो। आय का लेखांकन इनकम को इनकम तभी मानना चाहिए जब वास्तविक रूप से वो प्राप्त हो जाए। जब तक वो वास्तव में अपने मूल रूप से प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इनकम को नहीं मानना है कि वो हमारी इनकम है। कोई इनकम हमको प्राप्त होने वाली है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, ऐसी इनकम, कोई इनकम हमको प्राप्त होने वाली है
लेकिन अभी तक वो प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त करने के अंदर है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है। जब तक वो इनकम प्राप्त नहीं होती हमको मूल रूप से, तब तक उसका लेखांकन नहीं किया जाना चाहिए। खर्चों के बारे में उल्टा है, खर्चे अगर जो संभावित खर्चे तो उनका लेखा कर देना चाहिए, लेकिन संभावित इनकम का लेखा नहीं करना चाहिए। वास्तविक इनकम होती है तो ही उसका लेखा करना चाहिए, यही अवधारणा ये बोलती है। तो एक प्रकार से आय जो है वो अर्जित रहती है। कैसे रहती है? अर्जित। मिलान अवधारणा ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा जिसके अंतर्गत जिस अवधि की आय को ध्यान में रखा जाता है, मिलान अवधारणा जिस अवधि की आय को ध्यान में रखा जाता है, जिस अवधि की आय को ध्यान में रखा जाता है, खर्चे भी उसी से संबंधित होने चाहिए। खर्चे भी उसी अवधि से संबंधित होने चाहिए। खर्चे भी उसी अवधि से संबंधित होने चाहिए, ये अवधारणा ये बोलती है कि जिस अवधि की आय को ध्यान में रखा जाता है उसी अवधि से संबंधित खर्चों को ध्यान में रखना चाहिए, तभी जो है वो सही हिसाब किताब होता है। यही बोलती है मिलान अवधारणा बोलती है। इसको हम अर्जित अवधारणा भी जब जो है बोल सकते हैं। अगली जो है वो हमारी है वस्तुपरकता। वस्तुपरकता जो है ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट जो ये बोलता है कि लेन देन जब करते हैं तो किसी भी प्रकार का जो है वो तथ्यों को छुपाना नहीं चाहिए और लेन देनों को दर्ज करने के लिए व्यक्तिगत धारणा को महत्व नहीं देना चाहिए। जो अकाउंटिंग की जो परंपरा है, जो अवधारणा बनी, उसी के अनुसार लेखांकन का कार्य किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत कपट वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। वस्तुपरकता होनी चाहिए, उचित प्रमाणक के रूप में होना चाहिए। तो ये थी लेखांकन अवधारणा की जो है संकल्पना या अवधारणा बोल सकते हैं। कुछ अवधारणाओं को हमने पढ़ा है, आगे और अवधारणाओं को और परंपराओं को हम पढ़ेंगे, तो उसको ध्यान से समझना है। इसको व्यवसाय की कहिए प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा। ये अवधारणा क्या बोलती है कि व्यापार का स्वामी और व्यापार दोनों का अस्तित्व जो अलग अलग रहता है। एक प्रकार से स्वामी जो है वो व्यापार के लिए लेनदार होता है, तो पूंजी लगाएगा, जब भी व्यापार बंद होगा तो उसको वो पूंजी वापस प्राप्त करने का वो अधिकारी होगा। मुद्रा मापन अवधारणा में कि उन्हीं घटनाओं का लेखांकन किया जाएगा जिन घटनाओं का मुद्रा में मापन किया जाना संभव है। सतत व्यापार या चालू व्यवसाय जो है वो निरंतर चलता रहता है, ठीक है ना, एक लंबी अवधि तक चलता रहेगा, ऐसी परंपरा ये मानती है। लेखांकन अवधि जो है वो एक निश्चित अवधि के बाद जो है वो आर्थिक स्थिति जानने के लिए जो है वो स्थिति विवरण या लाभ हानि खाता बना दिया जाता है। फिर लागत अवधारणा जो है वो जिस संपत्ति को जिस मूल्य पर प्राप्त किया गया है उसी मूल्य को उसको दिखाया जाना चाहिए, उसमें से जो है मूल्य राशि को हर साल जो है वो लेस करता जाना चाहिए। इसको हम ऐतिहासिक लागत भी बोल सकते हैं। द्विपक्षीय अवधारणा में प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। दोनों खाते जो है उसका लेखा किया जाएगा, दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। आय वसूली अवधारणा ये बोलती है कि आय को तब तक आय नहीं मानना जब तक वो वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हो जाती। इनकम को तब तक इनकम नहीं मानना जब तक वो वास्तव में प्राप्त नहीं हो जाती, लेकिन खर्चों को संभावित खर्चों का लेखा कर देना चाहिए। मिलान अवधारणा जिस अवधि की आय को ध्यान में रखा जाता है, खर्चे भी उसी अवधि से संबंधित होने चाहिए। वस्तुपरकता अवधारणा में लेन देन करते समय जो है, लेखांकन करते समय जो है, किसी भी व्यक्तिगत या पक्षपात वाली धारणा को इसके अंदर महत्व नहीं देना चाहिए। तो ये अवधारणाओं को हमको लिखना है कॉपी के अंदर, इसको समझना है, ठीक है। धन्यवाद।